हेलो फ्रेंड्स, शशि अग्रवाल चैनल के अंदर मैं डॉक्टर शशि अग्रवाल आप सबको वेलकम करती हूँ। और आज जो कि हमारा सब्जेक्ट जो है डैट इज़ दी मैक्रो इकोनॉमिक्स या प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स या बिजनेस इकोनॉमिक्स, और जिसके अंदर जो हमारा टॉपिक है डैट इज़ दी प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, जिसके अंदर हमारा जो फोकस रहेगा व्हाट आर द फैक्टर्स, व्हाट आर द डिटर्मिनेंट ऑफ द प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम जो है उसके ऊपर फोकस रहेगा। इसका जो हिंदी के अंदर लेक्चर है वो शशि अग्रवाल के अंदर अवेलेबल होएगा, और जो इंग्लिश के अंदर इसका लेक्चर जो है डैट विल बी अवेलेबल। मेरा जो सेकंड चैनल है शशि अग्रवाल इकोनॉमिक्स एंड लॉ क्लासेस, तो आप सबको जो है रिक्वेस्ट है कि आप दोनों चैनल को जो है सब्सक्राइब कीजिए, जिसके अंदर आपको इकोनॉमिक्स एंड लॉ क्लासेस के जो वीडियोस हैं वो आपको मिलते रहें। तो आज जो हमारा हिंदी के अंदर जो लेक्चर है डैट इज़ द प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, जिसको मैं डिटेल के अंदर जो है कंजम्पशन फंक्शन के अंदर जो है काफ़ी डिटेल के अंदर मैं वहाँ जो मैंने अभी रिवीजन सीरीज़ के अंदर जो डाला था पहला जो डाला था कंजम्पशन फंक्शन के ऊपर, उसके अंदर मैंने काफ़ी जो है इसको डिटेल के अंदर बताया हुआ है। तो यहाँ पे आज हम फिर से थोड़ा सा ब्रीफली जो है प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम करेंगे, और उसके बाद जो है डिटर्मिनेंट्स ऑफ द प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम जो है सब्जेक्टिव फैक्टर जो है ऑब्जेक्टिव फैक्टर जो है उनको स्टडी करेंगे। फिर हम देखेंगे कि जो प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है इसको हम किस तरह से इंक्रीज़ कर सकते हैं, और प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम को किस तरह से जो इकोनॉमिस्ट हैं उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया है, और क्या ये जो प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का जो लॉ है, ये जो फैक्टर्स जो बताए हैं, जो साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन जो केन्स ने दिया है, क्या इसकी मॉडर्न टाइम के अंदर क्या है कि कोई वैलिडिटी है, क्या मॉडर्न इकोनॉमिस्ट जो है वो क्या कंक्लूजन जो है निकालते हैं। और ये जो टॉपिक है डैट इज़ ऑल्सो रेलिवेंट फॉर द स्टूडेंट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स, इवन स्टूडेंट्स ऑफ नेट। तो नाउ वी विल अंडरस्टैंड कि जो क्वेश्चन है इसके अंदर जो कंजम्पशन का चैप्टर है उसके अंदर क्या क्वेश्चन बनते हैं। पहले जो है प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने किया था व्हाट इज़ कंजम्पशन फंक्शन, एक्सप्लेन लीनियर एंड नॉन लीनियर कंजम्पशन फंक्शन, ऑल्सो एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ द एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड गिव द रिलेशनशिप बिटवीन दी देम। इसके अंदर आज हमारा जो फोकस रहेगा एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द टर्म प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, व्हाट आर द मेन फीचर्स और द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कंजम्पशन फंक्शन। और जो आज हम इस वीडियो के अंदर जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहे हैं डैट इज़ दी concept of propensity to consume and what are the various subjective and objective factors which determine it। या ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि what are the various determinant of the propensity to consume, तो वहाँ पे भी हमें briefly propensity to consume जो है एक्सप्लेन करना पड़ता है। तो आज इस वीडियो के अंदर जो हमारा फोकस रहेगा that will be to this, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। अगर आपको मेरा वीडियो जो है आपको अच्छा लगता है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे चैनल शशि अग्रवाल को सब्सक्राइब कीजिए। तो सबसे पहले हम एक बार से फिर से देखते हैं कि कंजम्पशन फंक्शन क्या होता है। देखो, केन्स के मुताबिक जो कंजम्पशन है वो इनकम के ऊपर डिपेंड करती है। अगर हमारी इनकम है तो हम कंजम्पशन करते हैं, बट शॉर्ट रन के अंदर कभी भी कंजम्पशन जो होती है ज़ीरो नहीं होती। अगर हमारी कंजम्पशन ज़ीरो भी होती है तो भी जो कंजम्पशन होती है उसके अंदर हम कुछ ना कुछ कंज्यूम करते हैं, पास सेविंग को हम यूज़ करते हैं। तो कंजम्पशन जो है डैट डिपेंड्स अपॉन द इनकम, और यहाँ पे कंजम्पशन का अर्थ होता है कि जितनी हमारे पास the amount of money that people spend out of the national income on the purchase of goods and services for the direct satisfaction of their want is called the aggregate consumption। जब यहाँ पे हम aggregate consumption की बात करते हैं तो जो इकोनॉमी के अंदर लोग रहते हैं, नेशनल इनकम का वो हिस्सा जो वो चीज़ों के ऊपर या सर्विसेज के ऊपर जो है स्पेंड करते हैं ताकि अपनी ज़रूरतों को वो पूरा कर सकें, तो उसको हम एग्रीगेट कंजम्पशन कहते हैं। प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का अर्थ होता है कि शेड्यूल जिसके अंदर हम दिखाते हैं कि ये डिफरेंट लेवल्स ऑफ इनकम है और उसके ऊपर ये डिफरेंट लेवल्स ऑफ कंजम्पशन है, और कंजम्पशन जो है डैट इज़ ए फंक्शन ऑफ इनकम डैट डिपेंड्स अपॉन द लेवल ऑफ इनकम। नाउ वी विल अंडरस्टैंड here the propensity to consume is given in the schedule form। Here we see initially the income is zero, but still क्योंकि ऑटोनॉमस कंजम्पशन है जो कि इनकम के ऊपर डिपेंड नहीं करती, चाहे हमारी ज़ीरो इनकम है। शॉर्ट रन के अंदर देखो जो हमारा कंजम्पशन कर्व है वो कभी भी जो है यहाँ से ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होता।
क्योंकि कभी भी जो कंजम्पशन है ज़ीरो पे जो है कंजम्पशन ज़ीरो नहीं होती, क्योंकि उसके अंदर हम जो पास्ट सेविंग होती है उसको हम यूटिलाइज़ करते हैं। इसलिए देखो ये ब्रैकेट के अंदर है, मीन्स कि नेगेटिव हमारी सेविंग जो है उसको हमने कंजम्पशन पे खर्चा किया है, चाहे हमारी इनकम ज़ीरो है। अब हमारी इनकम 100 हो जाती है तो उसके बाद क्या होता है कि जितनी इनकम है उतनी ही कंजम्पशन है, तो सेविंग ज़ीरो है। और उसके बाद जब 100 से 200 होती है तो कंजम्पशन हमारी 100 से 190 हो जाती है, और 200 से 300 होती है तो ये 190 से 280 होती है। तो यहाँ पे हम देखते हैं, क्योंकि केन्स ने साइकोलॉजिकल ऑफ कंजम्पशन दिया है कि जिस रेशो में इनकम इंक्रीज़ होती है उस रेशो में कंजम्पशन इंक्रीज़ नहीं होती, क्योंकि कुछ पार्ट हम सेविंग करते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो 200 है उसके अंदर ये पार्ट कंज्यूम्ड है और ये पार्ट सेव्ड है। तो इस तरह से जो शेड्यूल है वो हमें बताता है कि डिफरेंट लेवल्स ऑफ इनकम के अंदर जो है डिफरेंट लेवल्स ऑफ कंजम्पशन क्या है। अब हम इसको ग्राफिकली भी ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पर OX पे हम इनकम लेते हैं और OY पे हम कंजम्पशन एंड सेविंग लेते हैं। तो इस तरह से मैं आपको यहाँ पे शो करती हूँ। तो देखो ये जो है हमारा जो इनकम है, जो नेशनल इनकम है, ये 45 डिग्री का एंगल बनाते हुए जो है यहाँ से क्रॉस करती है। ये एग्रीगेट सप्लाई है और ये हमारा जो है कंजम्पशन कर्व है। और देखो यहाँ पे जाके जो होती है ये वाला हिस्सा जो है, उससे पहले क्या होता है कि हमारी सेविंग जो होती है वो नेगेटिव होती है। यहाँ पे हमारी सेविंग ज़ीरो हो जाती है और उसके बाद हमारी सेविंग जो है इंक्रीज़ होनी शुरू हो जाती है। तो यहाँ पे उससे पहले देखो जो हमारी कंजम्पशन है वो इनकम से ज़्यादा होती है, और जब हमारी इनकम इंक्रीज़ होती है तो उस वक्त कंजम्पशन उसके नीचे लाया करती है। अब हम इसको थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन मैंने इसकी यहाँ पे लिखी है। CC कर्व जो है डेट इज़ द एग्रीगेट कंजम्पशन कर्व, SS कर्व जो है डेट इज़ द सेविंग कर्व। कंजम्पशन कर्व की जो है कांस्टेंट स्लोप है, क्योंकि डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम के ऊपर जो प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम होती है वो कांस्टेंट होती है। CC कर्व जो है वो ज़ीरो से स्टार्ट नहीं होता, जब ज़ीरो इनकम होती है तो भी हम कुछ ना कुछ खर्च करते हैं। CC जो है अब ऊपर से नीचे की तरफ जा रहा है, देखो ये नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, जो इंडिकेट कर रहा है कि हमारी कंजम्पशन इंक्रीज़ हो रही है। और उसी तरह क्या है कि यहाँ पे जो P पॉइंट है जहाँ पे इनकम और एक्सपेंडिचर इक्वल होते हैं, उसके बाद इनकम इंक्रीज़ हो रही है तो कंजम्पशन भी इंक्रीज़ हो रही है, बट उसके नीचे लाए करती है। और यहाँ पे जो है प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम जो है इनकम और कंजम्पशन के बीच में जो रिलेशनशिप है वो इस्टेब्लिश करती है। और एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का मतलब होता है रेशियो ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर टू एनी पर्टिकुलर लेवल ऑफ इनकम, कि अगर हमारी ये इनकम है तो उसके अंदर से इतना हम कंज्यूम करते हैं। अगर मान लो मेरी इनकम 100 है, 70 मैं कंज्यूम करती हूँ, तो 70 डिवाइडेड बाय 100.7। तो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम जो है डेट इज़ द रेशियो ऑफ चेंज इन कंजम्पशन टू द चेंज इन इनकम, डेल्टा C डिवाइडेड बाय डेल्टा Y। अगर इनकम मेरी 100 है, कंजम्पशन 70 है और इनकम राइज टू 200, तो चेंज इन इनकम जो है 200 माइनस 100 डेट इज़ 100। और यहाँ पे कंजम्पशन 70 से 130 हो गया है, तो चेंज इन कंजम्पशन इज़ 60, तो 60 डिवाइडेड बाय 100.6। तो ये मैंने जो है प्रीवियस वीडियो के अंदर काफ़ी डिटेल के अंदर जो दिए हैं, आप लोग वहाँ से चेक कर सकते हो। अब हम देखते हैं कि व्हाट आर द फीचर्स ऑफ द प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। देखो जो प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है, जो हमारी खर्च करने की प्रवृत्ति है, जिसको हम हिंदी के अंदर कहते हैं कि इनकम से हम कितना जो है वो खर्च करते हैं, एक साइकोलॉजिकल कंसेप्ट है, क्योंकि ये लोगों की साइकी के साथ जुड़ा हुआ है। इसको बहुत सारे सब्जेक्टिव फैक्टर जो है, टेस्ट क्या है, हैबिट्स क्या है, बंदे के पास लिक्विड एसेट्स क्या है, कितना वो जो है बेसिकली मतलब ये सारी चीज़ें जो हैं इन्फ्लुएंस करती हैं जो प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है। और उसी तरह जो रिच क्लास होती है उसकी प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम लेस होती है, पुअर क्लास की ज़्यादा होती है, क्योंकि उसके पास जो है चीज़ें नहीं होती। तो जैसे इनकम आती है तो वो चीज़ों को ख़रीदने की कोशिश जहाँ करते हैं। इनकम और एम्प्लॉयमेंट जो है प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम पे डिपेंड करती है, क्योंकि जो केन्स का लॉ है वो कहता है कि जो इनकम है, जितना हम कंजम्पशन प्लस जो एग्रीगेट डिमांड है, उसके दो कंपोनेंट है, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पे क्या है कि देखो जब इनकम और एम्प्लॉयमेंट जो है डायरेक्टली प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम के साथ जुड़े हुए हैं, जैसे प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम बढ़ती है, क्योंकि लोग चीज़ों की डिमांड करते हैं, तो उससे क्या होता है, फैक्ट्रीज लगती है, एम्प्लॉयमेंट मिलती है और लोगों की इनकम जो है और एम्प्लॉयमेंट के अंदर इंक्रीज़ होती है। और जब हम शॉर्ट रन के अंदर बात करते हैं तो कंजम्पशन जो होती है डेट इज़ इक्वल टू C
ओ जो है डेट इज़ दी, या C0 जो है डेट इज़ दी ऑटोनॉमस कंजम्पशन, जो कि इनकम के ऊपर डिपेंड नहीं करती। अगर हमारी शॉर्ट रन के अंदर ज़ीरो इनकम है तो भी हम कुछ ना कुछ कंज्यूम करते हैं। बी जो है डेट इज़ दी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। और लॉन्ग रन के अंदर क्या है कि देखो कंजम्पशन ऑटोनॉमस कंजम्पशन नहीं होती, वहाँ पे जो है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम जो है वो होती है। जितनी इनकम है उतनी ही कंजम्पशन होती है, मतलब जितनी इनकम, अगर इनकम है तो कंजम्पशन होती है। मतलब इनकम और कंजम्पशन का जो रेशो है, इनकम बढ़ती है तो कंजम्पशन भी बढ़ती है, बट नॉट इन द सेम रेशो। तो अब हम देखते हैं कि यहाँ पे जो हमारा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट आर द फैक्टर्स, व्हाट आर द सब्जेक्टिव फैक्टर्स, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव फैक्टर्स। सब्जेक्टिव फैक्टर वो होते हैं जो साइकोलॉजी के साथ जुड़े हुए होते हैं और जो पर्सन टू पर्सन जो है वेरी करते हैं। और ये जो फैक्टर जो है पोजीशन और स्लोप ऑफ कंजम्पशन कर्व को जो है डिटर्मिन करते हैं। ऑब्जेक्टिव फैक्टर जो होते हैं जहाँ पे जिसका इम्पैक्ट ये होता है कि कंजम्पशन कर्व जो है या ऊपर चला जाता है या नीचे चला जाता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं सब्जेक्टिव फैक्टर, जो कि जो साइकोलॉजी के साथ जुड़े होते हैं। और ये जो है जहाँ पे इंडिविजुअल और बिजनेस इंस्टीट्यूशन जो है कंज्यूम कम करते हैं, सेविंग ज़्यादा करते हैं। और यहाँ पे हम इंडिविजुअल फैक्टर्स देखते हैं जो इंडिविजुअल लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं। फार साइटेडनेस, दूरदर्शी, ऐसे कि कई लोग जो होते हैं फ्यूचर के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, उनको लगता है कि फ्यूचर जो है डेट इज़ अनसर्टन, तो वो फ्यूचर की अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता की वजह से क्या होता है कि ज़्यादा सेव करते हैं और कम खर्च करते हैं। और कई बार हम इसलिए भी सेविंग करते हैं ताकि हम इकोनॉमिकली, फिनेंशियली इंडिपेंडेंट हो सके, ताकि हम दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट ना रहें। और कई बार लोग ज़्यादा सेव करते हैं, कंज्यूम इसलिए करते हैं क्योंकि वो अपनी सेविंग को इन्वेस्ट करना चाहते हैं, ज़्यादा वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं। और कई बार क्या होता है कि हम इस वजह से भी सेव ज़्यादा करते हैं ताकि हम नया बिजनेस या नया ऑक्यूपेशन जो है स्टार्ट कर सके। और कई बार इसके पीछे ये भी एक रीज़न होता है कि जैसे हम लोगों की जो, वैसे इंडियन की तो बहुत ज़्यादा ये टेंडेंसी है कि हम अपने बच्चों के लिए इतना छोड़ना चाहते हैं कि वो 7 पीढ़ियों तक उसे कोई काम ना करना पड़े, बिक्विथिंग ए फॉर्च्यून। तो कई बार हम सेविंग करते हैं ताकि हम पीछे काफ़ी धन दौलत अपने बच्चों के लिए छोड़ के जाएं। और कई लोग जो होते हैं माइजरलीनेस, दे आर वेरी पुअर, और जिसकी वजह से क्या दे आर वेरी माइजर। माइजरलीनेस का अर्थ होता है कंजूस, होने की वजह से, पुअर नहीं। माइजरलीनेस मीन्स कि दे आर वेरी माइजर, कंजूस होते हैं, जिसकी वजह से वो कम जो है खर्चा करते हैं और सेविंग ज़्यादा करते हैं। और कई बार ये भी होता है कि सोसाइटी के अंदर हम अपनी इमेज बनाने के लिए एक वेल्थ जो है ज़्यादा क्रिएट करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम सेविंग ज़्यादा करते हैं ताकि हम उसको जो है एसेट्स परचेज कर सकें। और कई लोग जो है अनफोर्सिन जो इमरजेंसीज होती हैं, कंटीजेंसीज होती हैं, तो उसके लिए वो ज़्यादा सेविंग करते हैं। और उसी तरह बिजनेस फैक्टर ये हैं कई बार देखो जो बिज़नेस इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो ज़्यादा सेविंग इसलिए करते हैं ताकि वो अपने बिज़नेस को एक्सपैंड कर सकें। और कई बार वो बेसिकली कंजम्पशन को कटेल करते हैं और उसको वेल्थ को कैश फॉर्म में रखते हैं। और कई बार क्या होता है कि जैसे पुरानी मशीनरी को उन्होंने रिप्लेस करना होता है, तो जिसकी वजह से क्या होता है कि वो जो है मतलब सेविंग करते हैं और मॉडर्नाइजेशन के लिए सेविंग करते हैं। और कई बार क्या होता है कि अनसर्टेनिटी को मैनेज करने के लिए वो ज़्यादा सेविंग करते हैं। और शॉर्ट पीरियड के अंदर क्या होता है कि जो साइकोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं वो स्टेबल होते हैं, क्योंकि शॉर्ट रन के अंदर अगर हमारी इनकम बढ़ती भी है तो हमारी जो खर्च करने की प्रवृत्ति होती है वो चेंज नहीं होती शॉर्ट रन के अंदर। अब हम देखते हैं कि ऑब्जेक्टिव फैक्टर्स, तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव फैक्टर्स वो होते हैं जिनकी इम्पैक्ट की वजह से क्या होता है कि हमारा जो कंजम्पशन कर्व है या वो अपवर्ड या डाउनवर्ड शिफ्ट हो जाता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जब हमारी मनी इनकम जो है चेंज होती है ड्यू टू इंक्रीज इन दी, जब हमारी जैसे मान लो मेरी अब इनकम जो है 20,000 है तो 40,000 हो जाए, तो ड्यू टू इंक्रीज इन इनकम कंजम्पशन भी इंक्रीज़ हो जाती है। और उसी तरह हम देखते हैं कि अगर इनकम इंक्रीज़ होती है तो कंजम्पशन भी डिक्रीज़ होती है। और उसी तरह क्या होता है कि जब चीज़ों की प्राइस जो है कम होती है, अब देखो मान लो मेरी इनकम जो है 20,000 है बट उसके अंदर कुछ चीज़ों की प्राइस बहुत कम हो गई है, तो जिसकी वजह से मेरी परचेजिंग पावर बढ़ जाती है, तो कंजम्पशन करने की क्षमता बढ़ जाती है। और उसी तरह उल्टा हो जाता है, अगर चीज़ें एक्सपेंसिव हो जाती हैं, बढ़ जाती हैं उनकी कीमतें, तो मेरी कंजम्पशन कम हो जाती है। और उसी तरह अगर डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल है तो प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम जो है मोर होगी, और अगर हमारा जो इनकम का लेवल है वो अनइक्वल है तो ये लेस होगी। और उसी तरह कई बार क्या होता है कि ऑल ऑफ सडन जो है मेरी लॉटरी लग जाती है
या मुझे बेसिकली बहुत ज़्यादा मुनाफा हो जाता है जितना मैंने सोचा भी नहीं होता, तो प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है। और उसी तरह हम देखते हैं कि जैसे अगर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अपना प्रॉफिट जो है शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट करती हैं, तो उनके पास क्या होता है कि फंड्स आ जाते हैं, इनकम बढ़ जाती है, तो वो ज़्यादा जो है शॉपिंग करते हैं। और उसी तरह क्या है कि अगर कुछ पार्ट जो है रिजर्व कर लिया जाता है तो शेयर होल्डर की इनकम जो है रिस्ट्रिक्ट हो जाती है। और उसी तरह ही देखो कई बार हमें ये भी होता है कि फ्यूचर के अंदर जो है जैसे चेंज इन द एक्सपेक्टेशन, इफ़ द पीपल फेयर देयर विल बी वॉर और शॉर्टेज ऑफ गुड्स, तो वो प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कम हो जाएगी। सॉरी, अगर लोगों को लगता है कि वॉर है या शॉर्टेज ऑफ गुड्स है, जैसे अभी क्या कहते थे कोरोना वायरस की वजह से क्या था कि लॉकडाउन था, तो लोगों ने बहुत सारी चीज़ें बल्क में ख़रीद ली, तो वहाँ पे उनकी प्रोपेंसिटी जो है इंक्रीज़ हो जाती है। क्योंकि यहाँ पे अगर इस तरह की एक्सपेक्टेशन है कि शॉर्टेज हो जाएंगी तो लोग ज़्यादा खरीदते हैं। और उसी तरह अगर प्रोग्रेसिव टैक्सेशन है तो इसके अंदर क्या होता है कि हायर इनकम है तो वो हायर टैक्स कैटेगरी में आता है, तो प्रोपेंसिटी जो होती है इंक्रीज़ होती है। और उसी तरह हम देखते हैं चेंजेस इन द रेट ऑफ इंटरेस्ट। देखो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम को हर हालत में इन्फ्लुएंस करता है, बट हम ये नहीं कह सकते कि अगर प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम जो है कि वो राइज होगी कि फॉल होगी, ये इफ़ेक्ट ज़रूर करता है। कई बार देखो अगर इंटरेस्ट इंक्रीज़ हो गया है तो हो सकता है कि लोग जो है ज़्यादा सेविंग करें, और हो सकता है कि जब इंटरेस्ट फॉल हो गया तो वो कम सेविंग करें। बट ये भी पॉसिबल है कि जिनको फिक्स्ड इनकम चाहिए तो जब इंटरेस्ट लो होता है तो वो ज़्यादा सेविंग करते हैं, कम कंजम्पशन करते हैं। और ये भी पॉसिबल है कि जब रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा होता है तो लोग कंज्यूम ज़्यादा करते हैं और सेव कम करते हैं। और उसी तरह ही देखो जो वेजेस कट है तो उसका भी जो है एडवर्स इफेक्ट होता है प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम के ऊपर। क्लासिकल इकोनॉमिस्ट कहते थे कि अगर वेजेस कट हो जाती है तो उनकी जो है जो एम्प्लॉयर है वो डिमांड ज़्यादा करते हैं, तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाता है। पर जो एक्चुअल रियलिटी है कि जब वेजेस रिड्यूस होती है तो हमारे पास मनी इनकम कम होती है, मनी इनकम कम होती है तो हमारी खरीदने की क्षमता भी कम हो जाती है, और जिसकी वजह से इनकम और एम्प्लॉयमेंट के ऊपर भी जो है बुरा इम्पैक्ट पड़ता है। और उसी तरह सोशल सिक्योरिटी एंड लाइफ इंश्योरेंस के जो लोग हैं, देखो जैसे हम अपनी जो लॉन्ग पीरियड है उसके लिए रिटायरमेंट के लिए ज़्यादा सोचते हैं, तो हम कुछ हिस्सा जो होता है वो प्रोविडेंट फंड में डालते हैं, लाइफ इंश्योरेंस परचेज़ करते हैं, तो जिसकी वजह से क्या होता है कि प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम फॉल कर जाती है। मार्केट के अंदर कई बार ऐसे भी होता है कि कुछ लोग जो होते हैं वो दिखावे के लिए बहुत ज़्यादा खर्च करते हैं, उनको नई नई चीज़ों की अट्रैक्शन होती है, तो जिसकी वजह से प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम ज़्यादा होती है। अगर देखो पहले जैसे क्रेडिट और इंस्टॉलमेंट फैसिलिटी अवेलेबल नहीं थी, अब क्रेडिट कार्ड भी है, किस्तों पे भी ले सकते हैं, तो उससे भी प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम ज़्यादा होती है। और अगर हमें लगता है कि फ्यूचर के अंदर हमारी इनकम और बढ़ने वाली है तो हम खर्चा ज़्यादा करते हैं, बट अगर हमें लगे कि फ्यूचर की इनकम कम होने वाली है तो हम कम खर्चा करते हैं। तो लिक्विड एसेट जितने ज़्यादा होते हैं उतनी प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम जो है उसको वो इन्फ्लुएंस करते हैं। और उसी तरह अगर चीज़ें हमें आसानी के साथ अवेलेबल हों तो ज़्यादा प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम होती हैं। अगर मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट जो होते हैं काफ़ी डेवलप होते हैं तो हम दूसरे शहरों में भी जाके चीज़ें खरीद सकते हैं। और उसी तरह फैशन टेस्ट जो है वो भी हमारी प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम को इन्फ्लुएंस करता है। अगर पॉपुलेशन का साइज़ बढ़ता है तो चीज़ों को खरीदने की क्षमता भी बढ़ती है। अगर स्टेबल इनकम है तो हमारी प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम ज़्यादा होती है। वेरिएबल इनकम है, स्टेबल के अंदर क्या होता है कि हमारी इनकम कांस्टेंट है, तो डेफिनेटली हमें पता है कि हमें अगले महीने भी सैलरी मिलेगी, उससे अगले महीने भी मिलेगी, तो हमारी प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम ज़्यादा होती है। वेरिएबल इनकम के अंदर जो होता है प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम लेस होती है क्योंकि वहाँ पे फ्लक्चुएशन ज़्यादा होती हैं। अब हम देखते हैं कि जो प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है ये इनकम और एम्प्लॉयमेंट को बहुत हद तक इफ़ेक्ट करता है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि अगर हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ है, डेवलपमेंट चाहिए और जिसके अंदर हमें एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करना है तो वहाँ पे हमें प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम को इंक्रीज़ करना चाहिए। प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम जो है पुअर क्लास की ज़्यादा होती है क्योंकि उनके पास बहुत सारी चीज़ें नहीं होती। जो अमीर लोग होते हैं उनके पास बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो अगर इनकम बढ़ती है तो वो ज़्यादा खर्च नहीं करते। तो अगर रिच से जो इनकम है वो पुअर को ट्रांसफ़र, इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाए, पुअर को भी उसमें से डिस्ट्रीब्यूट किया जाए तो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम जो है राइज हो जाएगी। और उसी तरह हम देखते हैं कि सोशल सिक्योरिटी जो है, अगर गवर्नमेंट जो है कोई भी सोशल इंस्टीट्यूशन जो है, क्योंकि ज़्यादातर हमें यही चिंता होती है कि जब हम रिटायर हो जाएंगे
तो उस वक्त हम घर कैसे चलाएंगे? अगर गवर्नमेंट जो है इस चीज़ को हैंडल करे, हमें सोशल इंश्योरेंस फैसिलिटी या ओल्ड एज पेंशन, या जो लोग बेरोज़गार होते हैं उनको अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस दे, तो काफ़ी हद तक प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इंक्रीज़ हो सकती है। और अगर क्रेडिट फैसिलिटीज़ ज़्यादा होंगी तो लोगों की कंजम्पशन करने की प्रवृत्ति भी ज़्यादा होगी। और अगर एक सुटेबल वेज पॉलिसी अडॉप्ट की जाए तो देखो, शॉर्ट रन के अंदर अगर हमारी सैलरी या वेजेस बढ़ती भी है तो कंजम्पशन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहती है। लॉन्ग रन के अंदर हमारी प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम चेंज होती है। जैसे पॉपुलेशन बढ़ती है तो खरीदने की क्षमता भी बढ़ती है, और लोग ज़्यादा चीज़ें जो होती हैं डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट की वजह से भी, दिखावे के लिए कि इसके पास ये है तो मेरे से उससे ज़्यादा होना चाहिए। और अर्बन लोग जो होते हैं उनकी प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम ज़्यादा होती है, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है कि उन्होंने एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन करना होता है, डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट भी होता है। और जिन चीज़ों की ज़्यादा एडवर्टीजमेंट होती है तो एडवर्टीजमेंट से भी ज़्यादा प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम बढ़ती है। और जितने मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट जो होते हैं डेवलप होते हैं, उतनी प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम जो है उसके द्वारा हम रेज कर सकते हैं। और देखो, यहाँ पे हैजलिट ने क्रिटिसाइज़ किया है को प्रोपेंसिटी का मतलब होता है टेंडेंसी। तो ये है कि इनकम का कितना हिस्सा जो है हम कंजम्पशन पे खर्च करते हैं। और यहाँ पे जो इंटायर इनकम ऑफ एक्सपेंडिचर आउट ऑफ ए गिवन इनकम के ऊपर उसने नहीं किया, क्योंकि कुछ हिस्सा जो होता है हम कैपिटल गुड्स के ऊपर भी स्पेंड करते हैं, तो वो कंजम्पशन के ऊपर जो है इंक्लूडेड नहीं होता, क्योंकि इसका बेनिफिट हमने लॉन्ग टर्म के लिए लेना होता है। और उसी तरह ही देखो, उसने ये कहा कि ये तो कोई नई, मतलब नई चीज़ बताने वाली नहीं है, क्योंकि पुअर पीपल हैव मोर प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम मोर देन रिच, और ये सारी बातें सबको पता है। और ये अनरियलिस्टिक भी है, क्योंकि यहाँ पे उसने जो है ये कहा कि जैसे कंजम्पशन जो है बेसिकली जो है जब इनकम इंक्रीज़ होती है तो कंजम्पशन भी इंक्रीज़ होती है। बट कई बार क्या होता है कि देखो यहाँ पे जो है कई बार ये भी होता है कि जैसे इनकम जो है इंक्रीज़ हो रही है बट वहाँ पे सेविंग डिक्रीज़ हो रही है, तो ये भी मतलब सिचुएशन पाई गई है। और ये जो कंसेप्ट है दैट इज़ ओनली एप्लीकेबल इन शॉर्ट पीरियड, और ये जो एक कंसेप्ट है ये वेग कंसेप्ट है, और ये अनरियलिस्टिक इस वजह से है क्योंकि 1944 और 55 के अंदर अमेरिका के अंदर इंक्रीज इन इनकम थी तो भी डिक्रीज इन इनकम थी, और ये जो कंसेप्ट है लॉन्ग रन के अंदर जो है सुटेबल नहीं है। तो अब हम देखते हैं कि मॉडर्न इकोनॉमिस्ट क्या कहते हैं। मॉडर्न इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि जो कंसेप्ट ऑफ कंजम्पशन फंक्शन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, और केन्स ने ये जो कंसेप्ट दिया है उसके अंदर हमें काफ़ी चीज़ें बताई हैं कि जिस रेशो के अंदर इनकम इंक्रीज़ होती है उस रेशो के अंदर कंजम्पशन इंक्रीज़ नहीं होती, और जिसकी वजह से इफेक्टिव डिमांड जो है कम हो जाती है, और जो इकोनॉमी के अंदर बेरोज़गारी होती है क्योंकि इफेक्टिव जो एग्रीगेट डिमांड होती है वो कम होती है। और अगर हमने फुल एम्प्लॉयमेंट को मेंटेन करना है तो हमें एग्रीगेट डिमांड को इंक्रीज़ करना पड़ेगा, और इसके अंदर हमें ये देखना पड़ेगा कि प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम जो है वो फॉल नहीं होनी चाहिए।